गुलाब नगर गांव उत्तर भारत के एक छोटे से इलाके में बसा हुआ था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन किसानों की किस्मत हमेशा मौसम के भरोसे रहती थी। गांव की गलियां संकरी थी, जहां मिट्टी के घरों की दीवारें दरारों से भरी हुई थी और हर घर की छत पे सूखे घास के ढेर पड़े रहते थे। सर्दियों का मौसम यहाँ खासा कठोर होता था। हवा में ठंडी सहन, कोहरे की चादर और रातों में हड्डियां कप कपाने वाली सर्दी। इसी गांव में रहता था सुरेश। एक मेहनती किसान है। उसका चेहरा सूरज की तेज धूप और कड़ी मेहनत से झुलसा हुआ था, लेकिन आंखों में एक ईमानदारी की चमक हमेशा बनी रहती थी। सुरेश की पत्नी, जो घर संभालती थी और 2 बच्चों की माँ थी, उनका छोटा बेटा करण 10 साल का स्कूल जाता था और घर के कामों में हाथ बटाता था। बड़ी बेटी राधा 12 साल की खेलकूद में मगन रहती थी, लेकिन ठंड के दिनों में अक्सर बीमार पड़ जाती थी। परिवार की जिंदगी साधारण थी, खेती से मिलने वाली फसल पर निर्भर। लेकिन पिछले कुछ सालों से सूखे और बाढ़ ने उनकी कमर तोड़ दी थी। एक सर्द सुबह जब कोहरा गांव को अपनी गोद में समेटे हुए था, रामलाल अपने छोटे से घर में बैठा था। हवा में ठंड की सहन थी और उसके हाथ में थी चाय की प्याली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जमींदार साहब की जमींदार ने कड़क आवाज में कहा, अरे सुरेश सुनो, मैं आया हूँ अपने पैसे लेने। उनकी आवाज में वो अधिकार था जो अमीरों की होती है। सुनो, जमींदार साहब आए हैं। जो पैसे जमा किए थे वो लाओ, देना पड़ेगा। सारिका रसोई में काम कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसने सिर उठाकर देखा। थोड़े से ही तो पैसे हैं सुरेश, अगर यह भी दे दिए तो कंबल कहाँ से लाएंगे? माघ की सर्दी शुरू हो गई है, खेतों में रात कैसे कटेगी बिना कंबल के? करण और राधा को भी ठंड लग रही है। तुम साहब से कह दो, फसल कटने पर बाकी पैसे दे देंगे। सुरेश बाहर चला गया, लेकिन उसका मन बेचैन था। वो सोचने लगा, अब सर्दी सिर पर है, बिना कंबल के रातें नहीं कटेंगी। लेकिन साहब बिना पैसे लिए तो जाएंगे नहीं। अगर नाराज हो गए तो और ब्याज लगा देंगे। वो वापस अंदर आया और बोला, सारिका, पैसे लाओ, दे देते हैं। साहब मानेंगे नहीं, किसी तरह पीछा छुड़ाए, फिर कंबल का जुगाड़ करेंगे। न जाने ये जमींदार से कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। इस कर्ज की गुलामी से तो मुक्ति मिले। अच्छी खेती है, मेहनत करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। सुरेश का दिल बैठ गया। वो जानता था कि सारिका की बात में दम है। पिछले साल भी फसल अच्छी हुई थी, लेकिन सारा पैसा कर्ज में चला गया। करण और राधा को नए कपड़े तक नहीं दिला पाए थे। तभी बाहर से जमींदार की आवाज गूंजी, अरे सुरेश, जल्दी कर, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। कर्ज चुकाएगा कि नहीं, या फिर मैं गांव के सरपंच से कहूं कि तेरा खेत गिरवी रखा जाए। देखा, साहब मानेंगे नहीं। लाओ पैसे, कंबल का कोई और इंतजाम कर लेंगे, शायद पड़ोसी से उधार ले लें। रुको, मैं अभी दे देती हूँ। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा और एक पुराने संदूक से पैसे निकालकर सुरेश को थमा दिए। ये पैसे जो उन्होंने कंबल के लिए बचाए थे। राधा की दवा के पैसे काटकर, करण की किताबें ना खरीद कर। न जाने ये जमींदार से कब पीछा छूटेगा। तुम अपनी खेती छोड़ दो, मजदूरी में कम से कम 2 रोटी तो मिलेगी। इस कर्ज की गुलामी से तो मुक्ति मिले। अच्छी खेती है, मेहनत करके लाओ, वह भी सब कर्ज में झोंक दो। सुरेश ने पैसे लिए और बाहर चला गया। अभी मेरे पास बस इतने ही हैं। साहब जी, फसल कटने के बाद बाकी दे दूंगा। जमींदार ने पैसे गिने और भोए चढ़ा के कहा, यह क्या है रामलाल, यह तो आधे भी नहीं है। मुझे पूरे पैसे चाहिए। क्या सोचा है? क्या मैं मुफ्त में कर्ज देता हूँ क्या सबको? साहब जी, फसल कटने के बाद बाकी दे दूंगा, अभी मेरे पास यही है। सुरेश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज में विनती थी, लेकिन जमींदार का दिल पत्थर का था। ठीक है, फसल कटने के बाद आऊंगा और तब मुझे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरा भला नहीं होगा, समझा? इतना कहकर जमींदार वहां से चले गए। रामलाल ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया, कम से कम अभी तो पीछा छूटा, लेकिन अब कंबल का क्या होगा? ठंड बढ़ती जा रही है। सुरेश का परिवार गरीब था। खेती ही उनका एकमात्र सहारा थी। उसने खेती के लिए जमींदार से कर्जा लिया था, लेकिन साहब ने इतना भारी ब्याज लगाया कि कर्ज की रकम 4 गुना हो गई थी। इसे चुकाने में सुरेश की कमर टूट रही थी। गांव में और भी कई किसान जमींदार के कर्ज के जाल में फंसे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता था। सरपंच भी साहब से डरता था।
सुरेश ने सोचा कभी तो ये कर्ज खत्म होगा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, गुलाब नगर में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा था। माँ की सर्दी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सुबह सुबह कोहरा इतना घना होता कि सूरज की पहली किरण भी मुश्किल से दिखती। लोग घरों में दुबके रहते और खेतों में काम करना दुभर हो गया था। सुरेश रोज सुबह उठकर खेत जाता, लेकिन ठंड से उसके हाथ सुन हो जाते। करण और राधा को स्कूल भेजना भी मुश्किल हो रहा था। राधा कहती है, माँ बेहद ठंड लगती है, स्कूल मत भेजो आज। ठीक है बेटी, आज तुम घर पर ही रहो। वैसे भी आज बहुत ठंड पड़ रही है। इसी गांव में एक बुजुर्ग विधवा लता रहती थी। वो अकेली थी, कोई संतान नहीं, कोई सहारा नहीं। लता की उम्र 70 के करीब थी, लेकिन ठंड में उसका शरीर और भी कमजोर हो जाता था। उसके पति की मौत कई साल पहले हो गई थी और बेटा शहर चला गया था, कभी लौटा ही नहीं। लता गांव में घूम घूम के लगती और गोबर इकट्ठा करती और उससे उपले बनाकर बेचती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। उसके घर के नाम पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां दीवारें मिट्टी की थी। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी चारपाई, कुछ बर्तन और एक छोटा चूल्हा, बस यही उसकी दुनिया थी। एक दिन मायाबाई सुबह उठी। ठंड से उसके जोड़ दर्द कर रहे थे। हे भगवान, आज तो ठंड हड्डियां जमा रही हैं। इतनी सर्दी में काम कैसे करूं? लेकिन ना करूं तो भूख ही मर जाऊंगी। वो कांपते हाथों से अपनी पुरानी साड़ी लपेटी और गांव की ओर निकल पड़ी। रास्ते में हवा की ठंडी लहरें उसके शरीर को चीरती हुई जा रही थी। गांव पहुंचकर वो आवाज लगाने लगी, उपले ले लो, मेरे बनाए उपले, एक में पूरा खाना बन जाएगा। ले लो रे उपले, ले लो। लेकिन ठंड इतनी थी कि लोग घरों से निकल ही नहीं रहे थे। कुछ लोग खिड़कियों से झांकते, लेकिन कोई खरीदने नहीं आता। लता निराश होकर सोचने लगी, आज तो कोई खरीदने नहीं आया। ठंड भी बहुत है, लगता है खाली हाथ लौटना पड़ेगा। लेकिन घर में तो खाने को कुछ भी नहीं। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, वरना खाना कहाँ से आए। पिछले हफ्ते भी 2 दिन भूखी रही हूँ। वो एक घर के बाहर रुकी और आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अरे मौसी जरा रुक, मुझे भी कुछ उपले दे दे। हाँ बेटा, ले ले, बाहर बहुत ठंड है। कितने चाहिए बेटा? मौसी पैसे तो अभी नहीं हैं, कल दे दूंगा, घर में छुट्टे नहीं हैं। पैसों की जरूरत है, कुछ भी दे दे, भले ही थोड़ा सा आटा या चावल। ठीक है, मेरे पास ये थोड़ा सा गेहूं है, इसे रख लो। युवक ने कहा और गेहूं का थैला थमा दिया। लता ने गेहूं लिया और घर की ओर चल पड़ी। चलो, आज इसी से काम चल जाएगा। रास्ते में ठंडी हवाएं और तेज हो गई। हे भगवान, यह सर्दी तो जान ले लेगी। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो रजाई ओढ़कर चूल्हे के पास बैठूंगी। बुढ़ापे में यह ठंड अब सहन नहीं होती। वो कांपते कदमों से आगे बढ़ी। मायाबाई किसी तरह घर पहुंची। झोपड़ी का दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा अंदर घुस आई। वो चूल्हे के पास बैठ गई। भगवान जी, थोड़ी राहत तो मिली। आज तो ऐसा लग रहा था कि प्राण ही निकल जाएंगे। अब यह गेहूं पीसकर रोटी बनाऊंगी। लेकिन हाथ काम नहीं करते। वो चूल्हा जलाने लगी, धुआं उठा, आंखें जलने लगी। फिर भी उसने रोटी बनाई और खाई। रात में वो चारपाई पर लेटी, लेकिन नींद नहीं आई। ठंड उसके शरीर में सुइयों की तरह चुभ रही थी। ठंड का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव वाले सर्दी से परेशान थे। सुरेश के घर में भी हाल बेहाल था। करण और राधा ठंड से कांप रहे थे। सारिका उन्हें पुरानी चादरों में लपेटती, लेकिन क्या फायदा, सुरेश खेतों में काम करता, लेकिन ठंड से उसका शरीर अकड़ जाता। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अचानक आकाश में बादल गिराए, कड़कड़ाती बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुरेश ने कहा, हाय राम, इतनी ठंड में यह बारिश, अगर यह बारिश यूं ही चलती रही तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। इतनी मेहनत से तैयार की थी, बीज बोए, पानी दिया, खाद डाली, अब सब पानी में डूब जाएगा। चिंता मत करो, पहली बारिश है, सुबह तक थम जाएगी। राम जी सब ठीक कर देंगे। वो बच्चों के पास बैठ गया। करण बोला, पापा, बाहर बारिश हो रही है, खेतों में पानी भर जाएगा। ठंड बहुत है सुनीता, कोई कंबल हो तो निकालो। कंबल कहाँ से लाऊं? जो पैसे थे वो तो साहब ले गए। अब बस एक पुरानी चादर है जो बच्चों को ओढ़ा दी है। घर में अब कोई कंबल नहीं। देखो, राधा का चेहरा पीला पड़ गया है। हाय राम, ये कैसी मुसीबत है, इतनी ठंड में एक कंबल तक नहीं। चलो चूल्हा तो जला दो।
कुछ गर्माहट तो मिले। सारिका ने चूल्हा जलाया। पूरा परिवार चूल्हे की गर्मी में बैठकर रात काटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छत से पानी टपक रहा था। सुरेश ने बाल्टी रख दी। पूरी रात जाग कर काटी। बारिश ने ठंड को और बढ़ा दिया। तापमान गिरता गया। अगले दिन भी बारिश जारी रही। गांव की सड़कें कीचड़ से भर गई। लोग घरों में कैद हो गए। सुरेश खिड़की से बाहर देखता, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। 3 दिन तक बारिश होती रही। चौथे दिन भी जारी रही। 5वें दिन जब बारिश रुकी तो सुरेश खेत देखने गया। रास्ते में कीचड़ में पैर फिसलते खेत पहुंचा तो दिल बैठ गया। सारी फसल पानी में डूब चुकी थी। गेहूं के पौधे सड़ गए थे। सब्जियां बह गई थी। वो रोते हुए घर लौटा। घर पहुंचकर सारिका से बोला, सारिका, चूल्हा जलाया है। ठंड के साथ हवा भी तेज है। हाँ, जलाया है। बच्चों का बुरा हाल है। राधा को बुखार हो गया है। करण भी कांप रहा है। सब बर्बाद हो गया सुनीता। फसल का एक दाना नहीं बचा। हम तबाह हो गए। अब कर्ज कैसे चुकाऊंगा? मैंने कहा था साहब को पैसे मत दो। अब बिना कंबल के यह ठंडी रातें कैसे कटेंगी? खिड़की टूटी है। हवा घर में घुस रही है। बच्चे कांप रहे हैं। बस ये चूल्हा ही सहारा है और इसकी लकड़ियां भी खत्म होने वाली हैं। लगता है हम ठंड से मर ही जाएंगे। कुछ लकड़ियां ले आओ। तू चिंता मत कर, मैं जंगल से लकड़ियां ले आता हूँ। नहीं, जंगल मत जाओ, ठंड बेहद है। चंदन काका से मदद मांगो, वो सबकी मदद करते हैं। सुरेश चंदन काका के घर जाने लगा। रास्ते में अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। सफेद बर्फ की चादर बिछने लगी। हाय राम, यह क्या? बारिश के बाद अब बर्फ हम गरीबों की जान ही ले लोगे। काका, कुछ लकड़ियां दे दो। ठंड इतनी है कि जंगल नहीं जा सकता। चूल्हा ठंडा होने वाला है। ठीक है सुरेश, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं। इन्हें ले जा, लेकिन सुबह जंगल से ले आना। मेरे पास भी ज्यादा लकड़ियां नहीं हैं। सुरेश लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। सारिका, यह लकड़ियां हैं। एक एक करके जलाना, रात कट जाएगी। उस रात परिवार ने किसी तरह रात गुजारी। बर्फबारी जारी रही और घर की दीवारें ठंडी हो गई। अगली सुबह जमींदार फिर आकर धमका, सुरेश, बाहर आ। मेरे कार्स के बाकी पैसे दे। ठंड बहुत है, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। सुरेश बाहर आया। उसका चेहरा पीला था। साहब जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास अब एक पैसा भी नहीं। कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मजदूरी करके कर्ज चुकाऊंगा। तेरे बहाने नहीं चलेंगे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। नहीं दे सकता तो अब ये घर और खेत मेरा हुआ। अभी निकल जा यहाँ से। साहब जी, रहम कीजिए। इस ठंड में मैं बच्चों और बीवी को कहाँ ले जाऊं? ये झोपड़ी ही मेरा एकमात्र ठिकाना है। मुझे इससे मतलब नहीं। कल सुबह तक ये घर खाली होना चाहिए। गोविंद दास ने कठोरता से कहा और चले गए। बेचारा सुरेश, सारिका और उनके बच्चे ठंड में भटकने लगे। बर्फ गिर रही थी। रास्ते फिसलन भरे थे। राधा का बुखार बढ़ रहा था। मुझसे अब और नहीं चला जाता। राधा की तबीयत खराब है। अगर ऐसे ही भटकते रहे तो हम सब मर जाएंगे। दिन ढल रहा था और ठंड बढ़ती जा रही थी। दूर एक पुरानी कुटिया दिखी। सुनीता, वहां एक कुटिया है। चलो वहां पूछते हैं। शायद कोई हमें पनाह दे दे। कोई है, इस गरीब की मदद करें। लगता है कोई नहीं है। चलो अंदर देखते हैं। वे अंदर आए पर वहां कोई नहीं था। कुटिया में एक चारपाई, कुछ पुराने कपड़े और एक चूल्हा था। हम यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। मालिक आएगा तो अपनी मजबूरी बताएंगे। उन्होंने चूल्हा जलाया और बच्चों को पास बिठाया। गर्माहट से कुछ राहत मिली। चूल्हा ठंडा होने वाला है। चूल्हा अब बुझने वाला है। कुछ लकड़ियां लेकर आ जाओ। सुरेश लकड़ियों की तलाश में बाहर निकला। थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो ठंड में जमीन पर गिरी थी। वो लता थी। अम्मा उठो। क्या हुआ? लगता है ठंड की वजह से बेहोश हो गई। सुरेश ने सोचा और उसे कुटिया में ले आया। सारिका ने पूछा, ये आप किसको यहाँ पर लेकर आए हैं? पता नहीं, जमीन पर गिरी थी। ठंड की वजह से बेहोश हो गई। इन्हें चूल्हे के पास लेटाते हैं। थोड़ी देर बाद मायाबाई की आंखें खुली। अरे तुम कौन हो? मैं तो घर जा रही थी। ठंड में चक्कर आ गए और मैं गिर पड़ी। अम्मा, ये आपकी कुटिया है। मैंने आपको बेहोश देखकर यहाँ लाया। हाँ बेटा, यह मेरा घर है।
लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे? सुरेश ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। कर्ज, फसल की बर्बादी, घर से बेदखली। लता ने गुस्से से कहा, हाय राम, उस जालिम साहब का सत्यानाश हो। बच्चों पर भी तरस नहीं आया। बेटा, उन उपलों को चूल्हे में डाल दे, आग बुझने वाली है। अम्मा आप चिंता मत करो, जब तक चाहो हम आपके पास रह सकते हैं। मेरा तो कोई नहीं। अम्मा ऐसा मत कहो, अब हम आपके साथ हैं। सारिका ने लता को पानी पिलाया और बच्चे उनके पास बैठ गए। उस रात वे सब चूल्हे के पास बैठे रहे। लता ने पुरानी कहानियां सुनाई और बच्चों का दिल बहलाया। अगली सुबह हल्की धूप निकली। गांव वाले धूप सेकने बाहर आए। सुरेश ने कहा, देखो अम्मा, इतने दिन बाद धूप निकली है। हाँ बेटा, चलो धूप लेते हैं। लता ने कहा। ठंड कम हुई थी, लेकिन दिल में सुकून था। देखो अम्मा, इतने दिन बाद धूप निकली। अम्मा, आज मैं आपके उपले बेच आता हूँ। ठीक है बेटा। सुरेश उपले लेकर गांव में निकला। उपले ले लो। उपले एकदम सूखे हुए, एक ही उपले से पूरा खाना झटपट बनेगा। लोग आए, उसकी मेहनत देखी और सारे उपले खरीद लिए। सुरेश के हाथ कुछ पैसे आए। उसने लता के लिए दवा, बच्चों के लिए खाना और थोड़े फल खरीदे। कुटिया में लौटते ही राधा और गोविंद खुशी से उछल पड़े। दादी देखो, पापा हमारे लिए खाना लाए। आज कितने दिनों बाद कुछ मीठा खाने को मिलेगा ना हमें। हाँ बेटा, आज भगवान जी ने हम गरीब की सुन ली। हाँ, आज राम जी ने हमारी सुन ली। बेटा, तेरा दिल सोने का है, गरीब है, पर इंसानियत अमीरों से ज्यादा है।